ये बात है 1959 की, जब दुनिया भर में एक ऐसा चैलेंज पेश किया गया जिसको पूरा करना तो दूर, एक्सेप्ट कर लेना ही बड़ी बात थी। ये चैलेंज जितना मुश्किल था उतना ही कीमती भी था, यानी कि जो भी इस चैलेंज को पूरा करता उसे इनाम के तौर पर 350 करोड़ रुपए दिए जाते। नमस्कार दोस्तों, लग्जरी टेल्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैलेंज की जिसमें एक ट्रक को 8500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन यहाँ पर बात केवल एक ट्रक को ट्रेवल करने की नहीं थी, बल्कि मेन मसला तो ये था कि हैरतअंगेज तौर पर इस ट्रक में एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा कैरी करना था, वो भी अफ्रीका की आग बरसाने वाले रेगिस्तान से होकर। 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में जहाँ लोहा भी नरम पड़ जाए, वहाँ बर्फ के ब्लॉक को एक ट्रक में पूरे 10 दिन गुजारने थे। और चैलेंज ये था कि बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए। ये आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम वजनी था और उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस चैलेंज पर थी, क्योंकि इसे नॉर्वे के शहर मो ई राना से अफ्रीका की सेंट्रल सिटी लिब्राविल तक ले जाना था। यानी कि इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना था, वो भी बिना रेफ्रिजरेटर की मदद से। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आखिर इतना बड़ा चैलेंज रखा क्यों गया। दरअसल ये मसला शुरू होता है 1958 में। यूरोप के एक देश लग्जमबर्ग में एक वर्ल्ड पॉपुलर रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। दुनिया भर में इस रेडियो को सुनने वालों के लिए एक अनाउंसमेंट की गई और इस अनाउंसमेंट में ये चैलेंज रखा गया कि जो भी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक ले जाएगा, उसे हमारे रेडियो की तरफ से बेहद कीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम ये था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में $16,000 दिए जाएंगे, यानी कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी दुनिया का अटेंशन खींच रखा था। लेकिन ये टास्क कतई आसान नहीं था और इसके पीछे शर्तें भी रखी गई थी, और वो ये थी कि इस आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के कैरी करना है, वो भी ऑन रोड एक सिंगल पीस में। रेडियो लग्जमबर्ग इस बात से वाकिफ था कि आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक इतने बड़े आइस ब्लॉक को कैरी करना इम्पॉसिबल है। और इस पूरी जर्नी में एक ऐसा भी मंजर आएगा जहां 2500 किलोमीटर 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान से होकर गुजरना पड़ेगा। रेडियो लग्जमबर्ग ने इन बातों को ध्यान में रखकर इतने बड़े इनाम की घोषणा की थी। लेकिन रेडियो लग्जमबर्ग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका ही दिया हुआ चैलेंज उन्हें किस मुश्किल में फंसा देगा। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों बाद तक किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर नॉर्वे की एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवाट के मैनेजिंग डायरेक्टर बर्गर नाटविक ने घोषणा की कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बर्गर नाटविक ने अपनी कंपनी के सीनियर स्टाफ्स की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बैठे सभी स्टाफ्स का मानना था कि उनकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसकी मदद से इस चैलेंज को पूरा करने में काफ़ी आसानी होगी, और उनका ये भी मानना था कि अगर वो इस टास्क को पूरा कर लेते हैं तो उनकी कंपनी और स्टाफ्स को एक मोटी रकम मिलेगी। अब ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल चुकी थी कि बर्गर नाटविक नामी किसी व्यक्ति ने रेडियो लग्जमबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब नाटविक और उसकी टीम ने बिना वक्त गंवाए काम को शुरू कर दिया। नाटविक का ये जज्बा पूरी दुनिया भर के न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन चुका था। लेकिन अगले ही पल रेडियो लग्जमबर्ग ने एक और अनाउंसमेंट कर लोगों को अचंभे में डाल दिया। दरअसल जब रेडियो लग्जमबर्ग को नाटविक और उसकी टीम के प्लान के बारे में पता चला तो रेडियो लग्जमबर्ग को एक डर सा हो गया कि हो न हो अगर ये चैलेंज बर्गर नाटविक पूरा कर लेता है तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम गंवानी पड़ सकती है। इतनी बड़ी रकम गंवाने के डर के ही कारण रेडियो लग्जमबर्ग ने अनाउंसमेंट की कि वे अपना चैलेंज वापस लेते हैं। इस अनाउंसमेंट ने एक पल के लिए तो जैसे नाटविक और उसकी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की खबर पूरी दुनिया भर में फैल चुकी थी। इसलिए नाटविक ने फैसला लिया कि वे इस चैलेंज को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि नाटविक का ये मानना था कि भले ही उसे इनाम के तौर पर पैसे ना मिले, लेकिन अगर वे इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो उनकी कंपनी की ग्रोथ में जरूर इजाफा होगा। अब इस चैलेंज को स्टार्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और यह तय हुआ कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मो ई राना से ऑन रोड अफ्रीका में गैबोन के शहर लिब्राविल तक ले जाया जाएगा। आइस ब्लॉक को कई देशों से होकर ले जाना था, जिसमें डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तान से होकर गुजरना था। नेटवर्क की टीम में 4 ड्राइवर, 1 इंजीनियर, 1 ट्रक मैकेनिक के साथ साथ 2 कैमरामैन भी मौजूद थे।
नेटविक की टीम को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। इस स्पॉन्सर में सेल नामी कंपनी ने फ्यूल का जिम्मा उठाया, तो वहीं स्केनिया कंपनी ने चैलेंज को पूरा करने के लिए ट्रक दिया। ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़ों को काटकर हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे लाया गया और फिर उन टुकड़ों को फ्रीज करके एक 3050 केजी का सिंगल आइस ब्लॉक तैयार किया गया। इस आइस ब्लॉक को एक कंटेनर में बाकायदा आइसोलेट करके रखा गया, साथ ही कंटेनर के साइड्स पर वुल की कवर भी लगाई गई। फाइनली इस सफर की शुरुआत होती है 27 फ़रवरी 1959 को। इस चैलेंज का शुरुआती सफर काफी खुशगवार था, क्योंकि रोड्स भी ठीक ठाक थे और मौसम भी अच्छा था। क्योंकि इस इतने बड़े चैलेंज की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए ट्रक जब भी किसी बड़े शहर से गुजरता तो वहाँ के लोग गर्मजोशी से इनके लिए नारे लगाते और इनका हौसला बढ़ाते। यहाँ तक कि जब ये ट्रक फ्रांस से गुजर रहा था तो वहाँ की पुलिस ने भीड़ भाड़ भरे इलाके से इसे गुजारने के लिए मदद भी की थी। इस सफर के एक हफ्ते के बाद एक मंजर ऐसा भी आया जब ट्रक को क्रेन के जरिए एक शिप पर रखा गया। शिप के जरिए ट्रक को एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता तय करना था। समुद्री रास्ते से होकर जब ट्रक को दूसरी छोर पर उतारा गया तो वहाँ का मंजर कुछ और ही था, क्योंकि अब ट्रक अफ्रीका की धरती पर आ गया था और दिन के समय में यहाँ का टेम्परेचर बेहद गर्म था। वहीं रोड ठीक न होने के कारण ट्रक को भी मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में ट्रक के इंजन के फेल होने का खतरा भी बना रहता था। ऊपर से क्रू के मेंबर्स की तबीयत में भी नरमी दिख रही थी। इतना ही नहीं, ये ट्रक रेगिस्तान के जिस हिस्से से गुजर रहा था उस इलाके में सिक्योरिटी का भी खतरा था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स इसी रेगिस्तान के पहाड़ियों में छिपे हुए थे और ऐसा भी हो सकता था कि वे अपनी डिमांड को लेकर ट्रक को पकड़ सकते थे। इसीलिए फ्रेंच फॉरेन लीज टीम ने उन्हें कुछ हिस्सों में सिक्योरिटी भी दी थी और उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि कम से कम स्टॉप लेते हुए इस इलाके को पार कर लेना ही सेफ रहेगा। लेकिन रेगिस्तान में प्रॉपर रोड न होने के कारण ट्रक बार बार रेत में फंस जाया करता था, जिसको निकालने के लिए क्रू को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। रेगिस्तान में तपा देने वाली गर्मी से क्रू का तो बुरा हाल ही था, साथ ही बर्फ भी पिघल रही थी। क्रू को इस बात का डर प्रॉपर लगा रहता था कि अगर वो इस रेगिस्तान में फंस गए तो उनकी सारी जद्दोजहद बेकार हो जाएगी और करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए आखिरकार ट्रक रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गया। लिब्राविल पहुंचने के बाद पूरे क्रू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सभी का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। जब कंटेनर को खोला गया तो जो मंजर सबके सामने था वह वाकई हैरान कर देने जैसा था, क्योंकि नॉर्वे से निकलते वक्त बर्फ का वजन 3050 केजी था और जब पूरे 28 दिनों के बाद लिब्राविल पहुंचने पर दोबारा इसका वजन किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर इसका वजन था 2714 किलोग्राम। यानी कि 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद भी इसका वजन केवल 336 केजी ही कम हुआ था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रेडियो लग्जमबर्ग अपने चैलेंज से पीछे हट चुका था, लेकिन पूरी दुनिया इस मंजर को देख रही थी कि नेटविक और उनकी टीम ने एक नामुमकिन चैलेंज को मुमकिन कर दिया था। बची हुई बर्फ जो कि वन पीस में मौजूद थी उसे तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नेटविक और उनकी टीम को कोई कैश रिवार्ड तो नहीं दिया गया था, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के बाद उनकी कंपनी की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई और ये कंपनी आज भी ग्लावा के नाम से आइसोलेशन मटेरियल बनाती है। नेटविक ने अपने जज्बे से ये साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।